ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ श्रुतात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिवाणं नमो वज्रायाणं नमो गौरी सर्वसाहूणं प्रणम्य मोक्षपदेशं पदेशसङ्कन्तिविरहियं सौवलयं पयणीयदं वयेशम् उच्छामि पदेशसङ्गमं निस्सङ्गम्। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयद्रौला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 400 पर आ गए। 400। देखो, हम बात ये चल रही थी अपनी यहाँ वृद्धि की बात चल रही थी, जगन्य वृद्धि की। पहले हमने मिथ्यात्व की जगन्य वृद्धि किसके होती है, तो और कितनी होती है, तो असंख्यात लोक का भागहार प्रतिभाग से जितनी वृद्धि होती है वो जगन्य वृद्धि हानि अवस्था में, ये बात है। अब उसका स्वामी कौन है, उसकी बात चल रही है। तो वहां बताया था कि जो क्षपित कर्मवशिक जीव है, हमने ये बात यहाँ पढ़ी थी। पेज नंबर 399 पर नीचे से तीसरी लाइन, क्योंकि वहां सूत्र में तो उत्तर ऐसा दिया था कि उसके योग्य जघन्य संक्रम से परिणमित होने के बाद जो अवस्थान होता है वो जघन्य अवस्थान है। अब तो किस विषय में वो तत्प्रायोग्य जघन्य होता है, ऐसा पूछा था। उसके समाधान में यहाँ 399 पृष्ठ पर नीचे से तीसरी लाइन में लिखा है कि जो जीव क्षपित कर्मवशिक लक्षण से आकर पूर्व में उत्पन्न हुए सम्यक्त्व से मिथ्यात्व को प्राप्त होकर तत्प्रायोग्य काल के द्वारा फिर से वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ है, वह प्रथम आवली के द्वितीयादि समयों में अवस्थित संक्रम के योग्य होता है। होता ही ऐसी बात नहीं, उसके हो सकता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की अंतिम आवली में हुए नवक बंध के कारण उसका संक्रमण तो एक आवली के पश्चात होगा, उसके कारण वहां पर आय और निर्जरा का समान होना संभव है। जितना निकल जाता है, जितना आता है, जितना संक्रमित होता है और जितना उसमें आता है। अतः उस प्रकार के सम्यक दृष्टि की प्रथम आवली के अवलंबन द्वारा प्रकृत स्वामित्व का समर्थन इस प्रकार करना यथा जो जीव क्षपित कर्मवशिक लक्षण से आकर और पूर्व में उत्पन्न हुए सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में जाकर पुनः सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ है, उसके प्रथम समय में मिथ्यात्व का तत्प्रायोग्य जघन्य प्रदेश संक्रमण स्थान होता है। संक्रमण स्थान की बात है, वृद्धि हानि की बात नहीं है। जघन्य में जघन्य प्रदेश संक्रमण कब होता है उसकी बात यहाँ बताई, और उसमें भी तत्प्रायोग्य की बात की थी उन्होंने। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे, आज का विषय यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर सम्यक दृष्टि के प्रथम समय में विवक्षित सत्कर्म से संबंध रखने वाले संक्रम स्थानों के कारणभूत असंख्यात लोक प्रमाण अध्यवसान स्थान होते हैं। देखो यहाँ क्या कहते हैं, इतना ही सत्कर्म, सत्कर्म का अर्थ है प्रदेश की विभक्ति कहेंगे, कितने परमाणु वहां ग्रहण किए हैं, तो उसके कारणभूत जो अध्यवसाय स्थान की बात चल रही है यहाँ पर, कितने हो सकते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। हम
स्थिति बंध के भी प्रकरण में देखा था। एक विशिष्ट स्थिति का बंध करने वाले परिणाम अलग अलग असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं और उस एक एक स्थितिबंध अध्यवसाय के साथ असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग के अध्यवसाय स्थान होते हैं। अब यहाँ यही बात बताते हैं, विवक्षित सत्कर्म उत्पन्न करने वाले परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग अध्यवसाय स्थान होते हैं। वहां पर जघन्य अध्यवसान के द्वारा संक्रम करने वाले जीव के जघन्य संक्रम स्थान उत्पन्न होता है। अब अध्यवसान स्थान कितने असंख्यात लोक प्रमाण, हम मान लेते हैं अभी ये इतने इस 1-1 मिलीमीटर वाला एक एक परिणाम है, इससे भी वो जघन्य सत्कर्म उत्पन्न होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, हर एक से होगा। ये अभी दूसरी पोजीशन पर आ गए। देखो पहले उन्होंने बताया कि जघन्य अध्यवसान के द्वारा संक्रम करने वाले जीव के जघन्य संक्रम स्थान उत्पन्न होता है। पुनः असंख्यात लोक रूप भाग वृद्धि के कारणभूत द्वितीय अध्यवसान रूप से परिणमन कर उसी जघन्य सत्कर्म का संक्रम करने पर दूसरा अपुनरुक्त संक्रम स्थान उत्पन्न होता है। अब ये दूसरा संक्रम स्थान हुआ, उतना ही जघन्य सत्कर्म का संक्रम किया, परंतु यहाँ परिणाम एक अधिक वाला। कितना अधिक था? परिणामों के जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसको असंख्यात लोक का भाग देकर जो कुछ प्रमाण आया वो उसी में मिलाया, उसको हम कहेंगे असंख्यात भाग वृद्धि वाला दूसरा जो परिणाम है। उससे भी उतना ही जघन्य सत्कर्म हुआ उसका, और उसके द्वारा जो संक्रमण हुआ है उसको दूसरे पॉइंट पर लिया। इसी प्रकार क्रम से तृतीय आदि अध्यवसान स्थानों को भी परिणमाकर संक्रम करने वाले जीव के असंख्यात लोक भाग अधिक के क्रम से, यानी असंख्यात लोक भाग, हम असंख्यात भाग वृद्धि कहते ना, तो असंख्यात के बदले असंख्यात लोक कहेंगे, यानी असंख्यात लोक भाग वृद्धि के क्रम से एक एक संक्रम स्थान प्रक्षेप वृद्धि के आश्रय से। देखो ये सत्कर्म फिक्स है, परंतु उसमें संक्रम स्थान अलग अलग है। क्या कहा? सत्कर्म उतना ही है। आप कल पूछ रहे थे योग तो श्रेणी के असंख्यात विभाग है, और यहाँ तो आप बात कर रहे हैं तो अलग अलग, परंतु यहाँ योगों की बात नहीं है। सत्कर्म तो उतना का उतना है, संक्रम अलग अलग। जितने परमाणु संक्रमित हो रहे उतने ही परमाणु सत्ता में है, और संक्रमित होने वाले परमाणुओं की संख्या अलग अलग है, क्योंकि उससे तो यहाँ पर जीव के परिणामों से वो निमित्त बना पाया जाता है। हाँ, जघन्य प्रदेशों का स्थान वो फिक्स है, और उसमें संक्रम स्थान अलग अलग है। वो वंश वाला जो है इसमें लिया, परिणामों में लिया। असंख्यात लोक भाग वृद्धि है, वो परिणाम दूसरा परिणाम है। हाँ, दूसरा जो संक्रम स्थान है, हाँ, उसमें भी वृद्धि होगी, जिसको हम प्रक्षेप कहेंगे। ये बात आई होगी यहाँ पर। नहीं, वो तो प्रदेशों का भी, प्रदेशों के लिए भी भागार बताया था कि नहीं बताया था जगन्य के लिए? यहाँ लिया था 397 पृष्ठ पर, सूत्र में बताया था। जहाँ से ये जघन्य का शुरू हुआ है प्रकरण, पहले मिथ्यात्व की जघन्य वृद्धि किसकी होती है, उसके लिए नीचे अंतिम 2 लाइन 397 पृष्ठ के, जिस कर्म का अवस्थित संक्रम होता है उस कर्म की असंख्यात लोक प्रतिभाग रूप से वृद्धि, हानि और अवस्थान होता है। यानी संक्रम में जघन्य वृद्धि कितनी होती, तो असंख्यात लोक प्रतिभाग से भाग देकर जो होगा उतनी। पहले समय में जितने प्रदेश संक्रमित हो रहे हैं अभी उसके लिए, यानी वो असंख्यात लोक का भाग देंगे। किसको? जो मूल में प्रदेश विद्यमान है सत्कर्म वाले, उसको असंख्यात लोक का भाग देकर एक भाग का जितना प्रमाण आएगा
उसमें वृद्धि हो जाएगी संक्रमित होने वाले परमाणु में, तब हम कहेंगे वो जघन्य में जघन्य वृद्धि हुई। अब वो कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ प्रदेशों का प्रमाण उतना ही रखा, कितना? जघन्य में जघन्य। अब उसको असंख्यात लोग प्रमाण अलग अलग परिणाम है वहां पर, परिणामों के आश्रय से वहां संक्रमण में चेंजेस हो। हाँ, बोलो। परिणाम अलग अलग है ना यहाँ पर। असंख्यात लोग को फिक्स रखो आप, फिर भी वो परिणामों के वश वहां का जो संक्रमित होने वाला भागार है उसमें चेंजेस हो गए। एक है परिणाम वाला भागार और एक है संक्रमित होने वाले परमाणु के लिए भागार, उसमें चेंजेस हो गए। परिणाम के अनुसार वो भागार में चेंजेस हो गए, क्योंकि परिणाम के अनुसार देखो हम गुण संक्रमण भी देखते हैं, वहां गुण संक्रमण होगा या विद्या संक्रमण होगा, वहां पर उसमें भी वृद्धि हानि जो कुछ चल रही है, तो उसके लिए जीव के परिणाम निमित्त है। हम इसको फिर पढ़ेंगे पूरे। असंख्यात लोग बता रहे हैं, असंख्यात लोग में भी कितने असंख्यात गुणा करेंगे तो भी असंख्यात लोग ही रहेगा। परिणामों के वेरिएशन से सत्कर्म उतना ही होने पर भी, सत्ता में पड़ा हुआ कर्म परमाणु उतने ही होने पर भी उसमें असंख्यात लोग के भागार से जो वृद्धि रूप अलग अलग स्थान पाए जाएंगे। लेकिन अपने जो भागार देखे थे 5 भागार, हाँ। उनको असंख्यात लोग आए नहीं, आवली करता और पल्ली का संख्यात और एक 5 नहीं थे। यहाँ अलग बात बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ अवली वाले पहले भागार उसमें कुछ अलग बात बता रहे हैं। हम यहाँ फिर दोबारा पढ़ेंगे। देखो 400 नंबर के पृष्ठ पर 664 नंबर का पैराग्राफ। यहाँ पर सम्यक दृष्टि के प्रथम समय में, ये सम्यक्त्व का पहला समय कौन सा जीव है? शपित कर्मौशिक से आया है, सादी मिथ्या दृष्टि है और सम्यक्त्व प्राप्त कर रहा है। उसके प्रथम समय में विवक्षित सत्कर्म से संबंध रखने वाले, अभी सत्कर्म को फिक्स रखा। संक्रम स्थानों के कारणभूत, तो संक्रम स्थान अलग अलग क्यों? यदि सत्ता में परमाणु की संख्या वही की वही है तो वहां संक्रम स्थान अलग अलग क्यों? तो कहते हैं कि उसके कारणभूत असंख्यात लोक प्रमाण अध्यवसान स्थान होते हैं। वहां पर जघन्य अध्यवसान के द्वारा संक्रम करने वाले जीव के जघन्य संक्रम स्थान उपलब्ध होता है, उत्पन्न होता है, और असंख्यात लोक रूप भाग वृद्धि के कारणभूत। परिणामों में भी असंख्यात भाग वृद्धि वाले पहले ले लिया। द्वितीय अध्यवसान रूप से परिणमन कर उसी जघन्य सत्कर्म को उतना का उतना रखा। संक्रम करने पर दूसरा अपुनरुक्त संक्रम स्थान उत्पन्न होता है। ये दूसरा संक्रम स्थान, ये संक्रम स्थान यानी प्रदेश संक्रम स्थान की बात चल रही है। हमने जब प्रकृति संक्रम स्थान में देखा तो कितने प्रकृतियों का संक्रमण होता है, उसकी बात यहाँ पर नहीं है। कितने परमाणुओं का संक्रमण होता है उसको यहाँ संक्रम स्थान कहने, उसका पूरा नाम है प्रदेश संक्रम स्थान। इसी प्रकार इस क्रम से अभी तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान भी कितने हो गए? उसी सत्कर्म के साथ असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग स्थान हो गए। तो इसी प्रकार इस क्रम से तृतीय आदि अध्यवसान स्थानों को भी परिणमाकर, यानी परिणाम अलग अलग है जीव के, संक्रम करने वाले जीव के असंख्यात लोक भाग अधिक के क्रम से एक एक संक्रम स्थान प्रक्षेप वृद्धि के आश्रय से। ये प्रक्षेप कौन सा वाला? एडिशन संक्रम स्थान में प्रक्षेप, वो मिनिमम प्रक्षेप है उसका। तो एक एक प्रक्षेप उसमें डालते गए, इतना एक एक उसमें प्रदेश संक्रमण में वृद्धि होती गई। विवक्षित जघन्य सत्कर्म स्थान में प्रदेश उतनी जघन्य में जघन्य रखे, तो जघन्य सत्कर्म स्थान बताया उन्होंने। असंख्यात लोक प्रमाण अपुनरुक्त संक्रम स्थानों की उत्पत्ति करनी चाहिए। एक जगह सत्कर्म स्थान बता रहे हैं और एक जगह संक्रम स्थान बता रहे हैं। प्रदेशों का प्रमाण उतना का उतना ही रखा है, फिर भी उसी एक विवक्षित पर्टिकुलर, यहाँ तो जघन्य की बात की, जघन्य सत्कर्म स्थान में
संक्रम स्थान कितने हो सकते? तो असंख्यात लोगों में, वो भी अपुनरुक्त वाले। अब अभी आगे बढ़ेंगे। इन संक्रम स्थानों में से, संक्रम स्थान की बात है, असंख्यात लोक प्रमाण जो अलग अलग संक्रम स्थान है, उनमें से सम्यक दृष्टि के प्रथम समय में जघन्य संक्रम स्थान को अवक्तव्य रूप से संक्रमा कर, हमें वो जघन्य वृद्धि किसके होती वो देखनी थी। तो पहले समय में जो कुछ होगा जघन्य में जघन्य किया उसने, जघन्य संक्रम, जघन्य सत्कर्म स्थान में जघन्य संक्रम स्थान उसने किया, उसको हम क्या कहेंगे? अवक्तव्य कहेंगे। पहले समय वाला है ना। पुनः सम्यक दृष्टि के दूसरे समय में दूसरे संक्रम स्थान के संक्रमित कराने पर, यानी उसका दूसरा स्थान उत्पन्न हुआ, जघन्य वृद्धि होती है, वो भ्रू हुआ, भ्रू करना, जघन्य वृद्धि होती है। दूसरे सभी कर्मों के तो कर्म खाना तो वहाँ पे ये एप्लीकेशन जिसका बंदे थे और उसका ये यहाँ किसकी बात चल रही है? मिथ्यात्व की। मिथ्यात्व में आदर प्रवृत्त संक्रमण होता है क्या? होता ही नहीं है। तो यहाँ कौन सा हो रहा है? साधी मिथ्या दृष्टि का विद्या संक्रमण। हाँ, उतनी उसमें प्रदेश वृद्धि हुई। प्रदेश वृद्धि कितनी हुई? असंख्यात लोक से भाग देकर जो कुछ हुआ उतनी हुई। पहले समय में क्या रखा था? जघन्य सत्कर्म और जघन्य संक्रम स्थान। दूसरे समय में जघन्य सत्कर्म और दूसरा संक्रम स्थान। सत्कर्म उतना ही रखा था ना, वहां जघन्य वृद्धि हुई, क्योंकि अभी उसका कारण बता रहे हैं। परिणाम विशेष का आश्रय कर, यानी परिणामों के कारण यहाँ संक्रमित होने वाले परमाणुओं की संख्या अलग अलग होती है। परिणाम विशेष का आश्रय कर, वहाँ असंख्यात लोग प्रतिभाग से संक्रम की वृद्धि देखी जाती है। वो भ्रू हो गए, वृद्ध करना दोनों लाइन में, यानी संक्रमित होने वाले कम ज्यादा होते हैं। हमने देखा था ना, इस आवली काल में गुजगार भी होता है, अल्पतर भी होता है, अवस्थित भी होता है। तो यहाँ जघन्य में जघन्य वृद्धि बताई। पहले अवक्तव्य के स्थान पर पहले समय में जघन्य संक्रम स्थान लिया और दूसरे समय में दूसरा संक्रम स्थान लिया। ये जरूरी नहीं कि कंटिन्यूअस हो, क्रम से होता चले जाए। हो सकता है अनेक स्थान, असंख्यात स्थान लांग कर वो ऊपर वाला भी हो जाए उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। हमें जघन्य में जघन्य चाहिए, इसलिए दूसरे नंबर का स्थान यहाँ पर ले लिया दूसरे समय में। लेकिन जघन्य से तो अवक्तव्य वाला हुआ ना, पहले समय में वो हो गया ना। अभी दूसरे समय की बात चल रही है, क्योंकि उसके कंपेयर में हम आगे बता सकेंगे। पहले समय में जो कुछ होगा उसको ना जघन्य कहेंगे ना उत्कृष्ट, वो तो अवक्तव्य कहलाएगा। नहीं था और हुआ। अब कहते हैं परिणाम विशेष का आश्रय कर वहाँ असंख्यात लोग प्रतिभाग से संक्रम की वृद्धि देखी जाती है। ये जो मिनिमम वृद्धि कितनी है तो उसका भागाकार है असंख्यात लोग। तथा प्रथम समय में द्वितीय संक्रम स्थान को संक्रमा कर द्वितीय समय में जघन्य संक्रम स्थान को यदि संक्रमित करता है तो जघन्य हानि होती है। ये उल्टा बताया। पहले समय में क्या था? द्वितीय संक्रम स्थान। अवक्तव्य के काल में क्या था? द्वितीय संक्रम स्थान था, और दूसरे समय में जघन्य संक्रम स्थान हुआ, पहले वाला हुआ। तो हानि हुई ना, कितनी हुई? मिनिमम पॉसिबल हुई, तो जघन्य हानि हुई। पहला हमने क्या देखा था? पहले समय में अवक्तव्य के समय में जघन्य स्थान और दूसरे समय में दूसरा स्थान वृद्धि वाला। अब हम दूसरा जो स्थान है वो पहले समय में रखो और वो जघन्य वो दूसरे समय में रखो।
तो वृद्धि हानि हो गई यहाँ पर। कितनी हुई? तो जघन्य में जघन्य हानि हुई। दूसरे स्थान से पहले स्थान पर आ गया, जघन्य हानि हुई। पहले स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया, संक्रम स्थान पर, तो जघन्य वृद्धि हुई। क्योंकि वहां पर जघन्य वृद्धि मात्र की ही हानि देखी जाती है। तथा यदि दूसरे समय में, अभी आगे की बात करेंगे, जघन्य भाव के अविरोध पूर्वक या वृद्धि या हानि करके पुनः तीसरे समय में आय और व्यय के कारण उतने का ही संक्रमण करता है, तो क्या कहते हैं? पहले कौन सी बात देखिए? पहले समय में जघन्य, दूसरे समय में दूसरा स्थान, तो जघन्य वृद्धि। यदि पहले समय में दूसरा स्थान, दूसरे समय में जघन्य स्थान, तो जघन्य हानि। अब ये दूसरे समय में तो हो गई, जघन्य वृद्धि हुई या हानि हुई? जो कुछ हुआ, हानि के बाद उतने का उतना तीसरे समय में हो जाएगा, तो कहेंगे जघन्य अवस्था। जघन्य वृद्धि के बाद तीसरे समय में उतना ही रहेगा, तो कहेंगे जघन्य अवस्था। यानी वृद्धि के बाद भी अवस्थित हो गया, उसका तो अवस्थान कहेंगे जघन्य अवस्था। या हानि के पश्चात होने वाला वो जघन्य अवस्था। यहाँ जघन्य की बात चल रही, उत्कृष्ट की नहीं। एक आवली पहले बंधे हुए की बात यहाँ चल रही है। अवस्थान के लिए वो जो जितना बंदा था उतना ही बनता होगा, क्योंकि वहाँ पे अवस्थान की अभी उसमें वो परिणाम भी लेना है, और वो इतना ही ले लो कि आय और व्यय समान है। पहले जितना हुआ था आय, और अभी जितना परिणाम के कारण संक्रमण स्थान कौन सा है हम बता नहीं सकते, तो एग्जैक्ट उतना ही होना चाहिए। जितने नए परमाणु संक्रमित होने वाले हैं उतना ही वहाँ व्यय होना चाहिए। यानी जितना संक्रमण पहले समय में हो रहा था, दूसरे समय में उतना ही होना चाहिए, ये कंडीशन है। यानी योग तो उसमें है ही है, परंतु व्यय में जीव के परिणाम मिले। आय जो पहले हुई थी आवली काल पहले, नवक बंध वाली ही आय यहाँ ले रहे हैं कि अभी नए नए जो संक्रमण शुरू करेंगे परमाणु, आवली काल तक तो संक्रमित नहीं हो रहे थे। अब जिसका बंद होके एक एक आवली बीत गई, तो एक एक समय में नए नए परमाणु उसमें एंटर हो गए, संक्रमण होने वाले। वो संक्रमण के लिए आए हैं, बंद के लिए आय नहीं है, संक्रमण के लिए आए हैं। और वे के लिए कारणभूत परिणाम या अध्यवसान स्थान है। इसलिए दोनों का बैलेंस होना चाहिए। अकेले योग की बात नहीं है, यहाँ पर परिणामों की भी बात आती है। बंद तो है ही नहीं ना। अरे वही तो बात कर रहे हैं कि बंद एक आवली पहले हो चुका है, और वो एक एक आवली पश्चात वो उसमें एंटर होंगे संक्रमण में। तो एक आवली काल के असंख्यात समय जो थे, असंख्यात समय ने लगातार बंद किया था। उसका अपना अपना आवली काल बीत जाने पर अपना अपना संक्रमण शुरू हुआ, तो नए नए परमाणु संक्रमण में जुड़ गए ना। पहले जो हम भागाहार का भाग देते थे संक्रमित होने वाले परमाणुओं के लिए, उसमें उन परमाणुओं को गिनते नहीं थे जो संक्रमण के योग्य है, उन्हीं को गिनते थे। अब ये संक्रमण के योग्य हो गए हैं, तो उसको हम आय कहेंगे। और यहाँ के जो परिणाम है, पहला परिणाम, दूसरा परिणाम, तीसरा, जो कुछ है असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है, तो ऐसा परिणाम चाहिए कि वे भी उतनी है और वहाँ का आय भी उतना है। ये संक्रमण हो रहा है, असंख्यात लोग काम कर रहे हैं, वो एक समय पर कुछ प्रमाण हो सकता है। क्या क्या संक्रमण? आप निर्जरा देख रहे हैं कि संक्रमण देख रहे हैं? संक्रमण कैसे एक समय प्रबद्ध प्रमाण, उसका तो यहाँ नहीं बताया। जो कुछ है वहाँ पर उसका जो भागाहार होगा उससे उसको भाग देंगे, क्योंकि एक समय प्रबद्ध होगा तो एक समय में आप निर्जरा के साथ उसकी बात कर रहे हैं। निर्जरा के लिए एक समय प्रबद्ध प्रमाण निर्जरा होती है, हम निर्जरा की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे तो संक्रमित होने वाले परमाणु एक एक निषेक नीचे आ जाएगा, तो उसमें संक्रमण के योग्य अभी वो पूरा झमेला इसमें निमट डाले। ज्यादा विचार उस पर जितना चल रहा है उसको देखिए। हाँ, नहीं तो यही बात बहुत डिफिकल्टी है फिर, और आप उसके बारे में सोचेंगे तो हाँ आएगी बात। हाँ, सूक्ष्म अर्थ है, थोड़ा शांति रखकर हम शांति से पढ़ेंगे तो, क्योंकि जो वर्तमान का अर्थ है वो जरा ध्यान में आने को टाइम लग रहा है। सूक्ष्म अर्थ भी आ गया और भी बता रहे। देखो
तो 401 पृष्ठ पर हम ये है कि जितना आय और व्यय समान होता है तो उतना का उतना अवस्थान रहेगा, तो उसको कहेंगे जघन्य अवस्थान। इस प्रकार यह स्थूल रूप से, क्या कहा, स्थूल रूप से जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थान की स्वामित्व प्ररूपणा की। ये तो बहुत मोटा कथन हुआ। हाँ, असंख्यात लोक प्रतिभाग वाला है। सेम, जितनी जघन्य वृद्धि हुई है उतनी जघन्य हानि हुई है, उसके बाद उतना का उतना रहा तो अवस्थान हुआ। अब सूक्ष्म अर्थ का कथन करते हैं। यथा पूर्वोक्त जघन्य सत्कर्म स्थान में, सत्कर्म स्थान की बात है, यहाँ संक्रम स्थान नहीं, एक परमाणु की वृद्धि होने पर वही पहले कही गई संक्रम स्थान परिपाटी उत्पन्न होती है। परिपाटी यानी वही जब वही विधि चलेगा उसी सीक्वेंस से। इस प्रकार 2, 3 आदि संख्यात, असंख्यात और अनंत परमाणुओं की वृद्धि होने पर भी वे ही संक्रम स्थान उत्पन्न होते हैं। देखो, एक है सत्कर्म स्थान और एक है संक्रम स्थान। अब कहते हैं सत्कर्म स्थान तो हमने पहले जघन्य रखा था, उस सत्कर्म स्थान में एक परमाणु बढ़ा, 2 परमाणु बढ़ा, संख्यात असंख्यात अनंत परमाणु बढ़ाए तो भी संक्रम स्थान वही रह सकता है, उत्पन्न होते, क्योंकि इस प्रकार के सत्कर्म विकल्प यानी सत्कर्म के अलग अलग वेरिएशंस विसदृश दूसरे संक्रम स्थान की उत्पत्ति में निमित्त नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? एक परमाणु बढ़ा, 2 परमाणु बढ़े, 3, किसमें? सत्कर्म स्थान में, यानी सत्ता में पड़े हुए परमाणु 1, 2, 3 असंख्यात अनंत बढ़े तब भी संक्रम स्थान वही के वही रहे। जो हमने अलग अलग असंख्यात लोक प्रमाण सत्कर्म स्थान देखे थे वो उतने ही रहेंगे, उसी परिपाटी से रहेंगे। तो कहते हैं विसदृश यानी अन्य संक्रम स्थान कब हो गए, क्योंकि परमाणु तो बड़े हैं तो संक्रम स्थान भी कुछ अन्य हो जाएगी जिसको हम विसदृश कहेंगे। तो वो कब हो सकते हैं? ऐसा पूछने पर, यही वाक्य में फिर पढ़ूंगी, कितने परमाणुओं की वृद्धि होने पर विसदृश संक्रम स्थान की उत्पत्ति के कारणभूत सत्कर्म विकल्प की उत्पत्ति होती है। यानी सत्कर्म कितना बढ़ जाए तो संक्रम स्थान चेंज हो गए, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण तो देखे थे, जैसे जघन्य सत्कर्म के साथ देखे थे, वही के वही सत्कर्म बढ़ने पर भी वही स्थान रहते हैं। तो कहते हैं सत्कर्म कितना बढ़ेंगे तो जाके संक्रम स्थान कुछ अलग और मिलेंगे हमें नए। ऐसा पूछने पर कहते हैं कि जघन्य सत्कर्म स्थान में प्रतिबद्ध जो जघन्य संक्रम स्थान है उसी के दूसरे संक्रम स्थान में से घटाकर जो शेष बचे, क्या कहा, अभी जघन्य सत्कर्म स्थान रखना हमको, परमाणु की सत्ता में पड़ी हुई संख्या, अब उसके साथ जो हमने जघन्य संक्रम स्थान देखा था, फिर उसी सत्कर्म के साथ दूसरा संक्रम स्थान देखा था, तो दूसरा संक्रम स्थान माइनस पहला संक्रम स्थान, जो शेष बचे, क्योंकि हमने वो दूसरा संक्रम स्थान निकाला था, उसके लिए असंख्यात लोक का प्रतिभाग दिया था, उसमें असंख्यात लोक का भाग देने पर जो भाग लब्ध आवे उसे जघन्य सत्कर्म स्थान के ऊपर बढ़ाने पर प्रथम संक्रम स्थान की परिपाटी के ऊपर दूसरी संक्रम स्थान परिपाटी को उत्पन्न करने का कारणभूत दूसरा सत्कर्म स्थान उत्पन्न होता है। देखो हमने क्या कहा, जघन्य सत्कर्म के साथ जितने कुछ संक्रम स्थान हो सकते थे, कितने हो सकते थे, तो असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग हो सकते थे। एक बाजू सत्कर्म स्थान को रखेंगे और एक बाजू संक्रम स्थानों को रखेंगे। ये सत्कर्म स्थान तो हम उतना का उतना रखा, और उसके साथ ये जघन्य
संक्रम स्थान, ये उसके आगे 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 ऐसे हम यहाँ इतने लेते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग संक्रम स्थान है। अभी इसमें 1 परमाणु बढ़ाओ, 2 परमाणु बढ़ाओ, 3 परमाणु बढ़ाओ, फिर भी स्थान ये इतने के इतने वैसे के वैसे रहेंगे। तो कहते इसमें और कितना बढ़ाना चाहिए, तो जाके और नए स्थान यहाँ उत्पन्न हो गए। तो कहते ये 2 स्थान थे ना, ये दूसरा स्थान और ये पहला स्थान। दूसरा स्थान माइनस पहला स्थान डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग, जो संख्या आएगी उतने परमाणु इसमें बढ़ेंगे तो जाके आए नए वाले। इसको भी असंख्यात लोग का भाग है। कर्ता का जो शीर्ष बचे उसमें असंख्यात लोग का भाग है। वही तो मैंने कहा। जगन्य सप्तम था और दूसरा जो सत्व स्थान, संक्रम स्थान, आप सत्कर्म स्थान कह रहे हैं। अगर इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो संक्रमण स्थान को अपन ने एस लिख दिया। संक्रमण स्थान को एस लिखो। S1 लिखा जगन्य और S2 लिखा नेक्स्ट संक्रमण स्थान। तो S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग प्लस X1 मैंने लिखा ये X1 प्लस लिखा मैंने X1 सत्कर्म स्थान। सत्कर्म स्थान में S2 माइनस S1 मिला दो और उसके डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग मिला दे माइनस करना। देखो ये माइनस करके जो आया वो उसमें मिलाना। सत्कर्म स्थान नंबर 2 स्थान सत्कर्म में समस्थान संक्रम स्थान संक्रम दूसरे संक्रम स्थान से पहला संक्रम स्थान माइनस करो, जो संख्या आएगी उसको असंख्यात लोग का भाग दो और वो सत्कर्म स्थान में मिला दो। ऐसा करने पर जो कोई सत्कर्म स्थान उत्पन्न होगा उसके कारण जो कोई वहाँ पर संक्रम स्थान हो गए, कितने उसकी बात नहीं, जो कुछ हो गए वे नए हो गए, नहीं तो ये पुराने ही थे। यानी इसमें कितने बढ़ाना परमाणु, यहाँ तो बताया था पहले संख्यात बढ़ाओ असंख्यात बढ़ाओ अनंत बढ़ाओ, तो इसका यहाँ भी अनंत का ही प्रमाण आएगा। यानी इतने अनंत परमाणु बढ़ने पर सत्कर्म स्थान इतना बड़ा होने पर ये नए वहाँ से अधिवसान स्थान की बात मत करो, संक्रम स्थान हो। अधिवसान स्थान तो चलते ही रहेंगे हर एक के साथ। देखो फिर से जघन्य, ये नीचे से चौथी लाइन, जघन्य सत्कर्म स्थान में प्रतिबद्ध जो जघन्य संक्रम स्थान है। अभी जघन्य सत्कर्म स्थान के लिए X1 लिखो आप और जघन्य संक्रम स्थान उसके लिए S1, उसी जघन्य सत्कर्म स्थान के दूसरे संक्रम स्थान में से घटाकर ये S2 है, जो शेष बचे उसमें असंख्यात लोग का भाग देने पर, यानी S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग, जो लब्ध आवे उसे जघन्य सत्कर्म स्थान के ऊपर बढ़ाने पर। यानी ये सब किस में बढ़ाना है? X1 में। यानी अभी फॉर्मूला क्या होगा? X1 प्लस S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग। ये जो यहाँ पर स्थान आया है सत्कर्म का स्थान आया है, उसके संबंध में जो कोई अभी नए संक्रम स्थान होंगे तो इतने सत्कर्म स्थान के ऊपर बढ़ाने पर ये लब्ध बताए ना, इतना अगर बढ़ता है प्रथम संक्रम स्थान की परिपाटी के ऊपर दूसरी संक्रम स्थान परिपाटी दूसरी हुई है। पहले जो हमने ऑर्डर बताई थी उसके कारण अभी यहाँ जो संक्रम स्थान मिलेंगे उसको हम कहेंगे ये दूसरी परिपाटी के संक्रम स्थान है। उस परिपाटी को उत्पन्न करने का कारणभूत दूसरा सत्कर्म स्थान उत्पन्न होता है। ये बीच में सत्कर्म स्थान नहीं थे वो बात नहीं है, पर ऐसा सत्कर्म स्थान होना चाहिए
कि जिसके कारण दूसरी परिपाटी शुरू होगी। पहली परिपाटी में असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग संक्रम स्थान देखे थे। अब उस जघन्य सत्कर्म में 1 परमाणु 2 परमाणु 3 परमाणु असंख्यात अनंत बढ़ाओ तो भी वे ही प्रथम परिपाटी के संक्रम स्थान होते थे। अब इसमें कितना और बढ़ाना है तो नई परिपाटी शुरू होगी। तो अभी हमने जो देखा था S2 - S1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग, जो प्रमाण आएगा वो x1 में मिला दो। इतने जब संक्रम स्थान, जब उसका सत्कर्म स्थान होगा तो दूसरी परिपाटी वाले संक्रम स्थान उत्पन्न हो गए। अब आगे के पेज पर 402 विद्यात भागहार को और असंख्यात लोक के वर्ग को परस्पर गुणित कर उसका जघन्य सत्कर्म स्थान में भाग देने पर वहां जो भाग लब्ध आवे उसे वहीं पर जघन्य सत्कर्म स्थान को प्रतिराशि कर मिला देने पर दूसरा सत्कर्म स्थान उत्पन्न होता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यानी विद्यात भागार मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात लोक का वर्ग, ये जो संख्या आई उसका जघन्य सत्कर्म में भाग देना और जो आएगा उसको उसी में मिला देना, तो ये नया वाला सत्कर्म स्थान उत्पन्न होता है। जो हमने S2 - S1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोक कहा था, उसके बदले अभी डायरेक्ट क्या करना है, x डिवाइडेड बाय विद्यात भागार मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात लोक का वर्ग, यानी असंख्यात लोक इंटू असंख्यात लोक। मतलब ये दूसरे पद्धति से बता। फॉर्मूला ये बना हाँ, x1 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 बाई सर्वसूचक का विद्यात विज्ञान का ले लिया अपन और असंख्यात लोक का वर्ग असंख्यात लोक का वर्ग। ये लोग निकाल के बता दिया हम लोग को कैसे आया वो। हाँ, कैसे आया बताए। क्योंकि ये जो पहले में दिया था ना हमने, कैसे निकाला मैं बताऊं आपको। हाँ। विद्यात भागाहार क्यों? क्योंकि यहाँ तो सम्यक दृष्टि हुआ है और यहाँ विद्या संक्रमण शुरू हो गया, तो उसका जो संक्रम है उसके लिए विद्यात भागाहार से हम भाग देंगे। और असंख्यात लोग को क्यों? क्योंकि पहले हमने देखा था उसका जो जघन्य वृद्धि हानि उसका प्रमाण, उसके लिए असंख्यात लोग का भागाहार दिया था, उसकी अपेक्षा इसको ले लिया। अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। अब शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, आगे संक्रम स्थान प्ररूपणा में निबद्ध चूर्णी सूत्र से जाना जाता है, यानी आगे कुछ आने वाला है। स्थान प्ररूपणा आती है ना, एक एक स्थान की प्ररूपणा करते हैं, वहां ये बात आएगी। और हाँ, इस सत्कर्म वृद्धि की सत्कर्म प्रक्षेप यह संज्ञा है। स्थान वृद्धि नहीं है, सत्कर्म ने सत्ता में जितने प्रदेश थे उसमें इतनी वृद्धि हुई कि नई परिपाटी वाले संक्रम स्थान उत्पन्न होते हैं। उसको यहाँ सत्कर्म प्रक्षेप का, प्रक्षेप यानी एडिशन। प्रक्षेप शब्द सर्व जगह योगों में भी आता है, कहीं भी आता है। प्रक्षेप करना यानी उसमें डाल देना, वृद्धि होना। ये जो मिनिमम वृद्धि है उसको यहाँ प्रक्षेप कहेंगे। अब आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार प्रक्षेप अधिक सत्कर्म स्थान का आश्रय लेकर, पहले हमने जघन्य प्रक्षेप जघन्य सत्कर्म स्थान के आश्रय से संक्रम स्थानों की उत्पत्ति देखी और उसमें जघन्य वृद्धि आदि बात बताई। अब ये नया सत्कर्म स्थान मिला, कौन सा है? प्रक्षेप अधिक सत्कर्म स्थान। आश्रय लेकर प्रकृत जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थान के स्वामित्व की इस प्रकार प्ररूपणा करनी चाहिए। पहले में जब हमने जघन्य वृद्धि हानि अवस्थान देखा था तो जघन्य सत्कर्म स्थान रखा था। हाँ, अभी प्रक्षेप अधिक जघन्य सत्कर्म, और उसके लिए हाँ वहां पर जघन्य वृद्धि हानि बताएंगे। यथा
जघन्य परिणाम स्थान रूप से परिणमन कर। अब यहाँ परिणाम की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ परिणाम है असंख्यात लोक प्रमाण। तो जघन्य परिणाम स्थान रूप से परिणमन कर। अब विवक्षित प्रक्षेप अधिक सत्कर्म स्थान का संक्रम करने वाले जीव के यहाँ का जघन्य संक्रम स्थान होता है। यहाँ का बात की टोटल जघन्य संक्रम स्थान है, यहाँ का जघन्य संक्रम स्थान। पहले वाला जो था जघन्य, वो जघन्य सत्कर्म के साथ जघन्य संक्रम स्थान देखा था। अब यहाँ सत्कर्म स्थान हम दूसरा ले रहे, प्रक्षेप अधिक वाला ले रहे। प्रक्षेप अधिक वाले सत्कर्म के स्थान उसके साथ वहां सभी परिणाम लगाओ, वहां परिणाम जघन्य रखा, तो वहां का वो जघन्य संक्रम स्थान होगा। जो होता हुआ भी जघन्य सत्कर्म स्थान से प्रतिबद्ध जघन्य संक्रम स्थान से असंख्यातवां भाग अधिक होकर तथा उसी के दूसरे संक्रम स्थान से भी असंख्यातवां भाग हीन होकर सिद्ध है। मजा मजा। ये X1 वाला था, यहाँ पर X1 वाला क्या था? जघन्य सत्कर्म स्थान था। और S1, S2 आदि ये X1 के साथ वाले वो संक्रमण स्थान थे। अब हम बात कर रहे X2 के साथ। तो X2 वाला जो है, अभी उसके साथ जो हम उसको S नहीं कहेंगे, उसको हम T कहेंगे। तो उसके जो T1 आएगा वो S1 से अधिक है और S2 से हीन है। ये बात बताना चाहती हूँ, फिर पढ़ूंगी मैं इसको। X2 से दूसरा जो S2 से हीन है। X क्या S X2 तो संक्रम सत्व स्थान है। उसके जो नई परिपाटी शुरू हो गए, हम उसको T1 T2 कहेंगे। दूसरी परिपाटी को टी बोल दिया आपने। हाँ, टी बोल दिया मैंने। अभी फिर पढ़ो, फिर आप कुछ पूछना। हाँ देखो मैं इसको पढ़ दी हूँ। यथा से शुरू से फिर पढ़ेंगे, हम स्लोली पढ़ेंगे। देखो सेकंड लाइन में क्या है। पहले उन्होंने क्या किया, अभी हमारा नया प्रक्षेप डालकर हमने नया सत्कर्म स्थान मिला, X2 नाम दिया हमने उसको। प्रक्षेप अधिक सत्कर्म स्थान, उसको हम X2 लिख दो वहां पर। प्रकृत जघन्य वृद्धि हानि और उसका प्ररूपणा करते। यथा जघन्य परिणाम स्थान रूप से परिणमन कर। देखो परिणाम तो वही असंख्यात लोक प्रमाण है जीव की। सम्यक तो प्राप्ति के प्रथम समय में कौन सा ये सादी मिथ्या दृष्टि वेदक सम्यक तो प्राप्त कर रहा है, उसके पहले समय में असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों के वेरिएशंस है। पहले हमने जघन्य सत्कर्म के साथ उतने ही परिणाम लगाए थे। अब ये दूसरा प्रक्षेप अधिक सत्कर्म स्थान X2 वाला है, तो उसमें जघन्य परिणाम स्थान रूप से परिणमन कर। अब विवक्षित प्रक्षेप अधिक सत्कर्म स्थान का X2 का संक्रम करने वाले जीव के यहाँ का जघन्य संक्रम स्थान, यहाँ का जघन्य संक्रम स्थान हमने उसको T1 कहा। नाम देंगे जरा ढूंढने में आसानी होगी। जो होता हुआ भी यहाँ का जघन्य है, फिर भी जघन्य सत्कर्म स्थान से प्रतिबद्ध जघन्य संक्रम स्थान से, यानी S1 से जघन्य सत्कर्म स्थान X1 था और उसके प्रतिबद्ध वाला संक्रम स्थान S1 था। X और A में डिफरेंस ख्याल में आता है ना उच्चारण में। यानी S1 से असंख्यातवां भाग अधिक होकर, ये जो T1 है वो S1 से असंख्यातवां भाग अधिक है तथा उसी के दूसरे संक्रम स्थान से भी, उसी के ने X1 के दूसरे संक्रम स्थान ने S2 से असंख्यातवां भाग हीन होकर स्थित है। हमने क्या, ये जो T1 है वो S1 से असंख्यातवां भाग अधिक है और S2 से असंख्यातवां भाग हीन है।
So T1 is equal to S1 plus S1 divided by असंख्यात. कुछ मत करो. T1 असंख्यात्वा भाग अधिक है, S2 से असंख्यात्वा भाग हीन है, क्योंकि वहां के संक्रम स्थान विशेष के, संक्रम स्थान विशेष किसको कहेंगे? इसका difference हो सकता है. डिफरेंस. T2 माइनस T1 वो संक्रम स्थान विशेष होगा. संक्रम स्थान विशेष यानी दो संक्रम स्थानों का डिफरेंस, यानी वहां का संक्रम स्थान विशेष कौन सा है? वहां का शब्द है ना, ये T2 माइनस T1, उसके असंख्यात वे भाग रूप सत्कर्म प्रक्षेप में हमने क्या देखा था? सत्कर्म प्रक्षेप कितना होता है? पहले में देखा था S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग, वो सत्कर्म प्रक्षेप था. उतना जब प्रक्षेप किया तब जाके दूसरा सत्कर्म स्थान उत्पन्न हुआ था. तो यहाँ कहते हैं उस संक्रम स्थान विशेष के असंख्यात वे भाग रूप सत्कर्म प्रक्षेप में विद्यात भागार का भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे, उतनी पहले के जघन्य संक्रम स्थान से, पहले का जघन्य संक्रम स्थान यानी S1, दूसरी परिपाटी में उत्पन्न इस जघन्य संक्रम स्थान की यानी T1 अधिकता देखी जाती है. कितना अधिक हुआ? सत्कर्म प्रक्षेप था T2 माइनस T1 या S2 माइनस S1, वो उसका प्रक्षेप उतना होगा, उतना राउंड अबाउट उतना ही होगा. दो संक्रम स्थानों का डिफरेंस. तो T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय असंख्यात, ये तो संक्रम उसको, वो तो सत्कर्म प्रक्षेप हुआ. हमने पहले प्रक्षेप कैसा निकाला था? S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग, ये तो सत्कर्म प्रक्षेप हुआ. उस सत्कर्म प्रक्षेप को विद्यात संक्रमण का भागार का भाग देना. फिर से देखो, वहां के संक्रम स्थान विशेष के असंख्यात वे भाग रूप सत्कर्म प्रक्षेप में, ये सत्कर्म प्रक्षेप यानी कितना है? पहले हमने S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग, यह है सत्कर्म प्रक्षेप. यहाँ पर T2 माइनस T1 लेंगे. हाँ, T2 माइनस T1 डिवाइड बाय असंख्यात लोग. असंख्यात लोग, ये वो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, फिर भी है तो खरा. यानी सत्कर्म प्रक्षेप इज इक्वल टू क्या? डिफरेंस इन संक्रमण स्थान. यानी T2, हम यहाँ T2 लिखेंगे, पहले हमने S1 लिखा था, S2 लिखा था. T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग, ये सत्कर्म प्रक्षेप हुआ. अब ये जो स प्र है उसको डिवाइडेड बाय विद्यात भागार. तो जो लब्ध आएगा उतनी पहले के संक्रम स्थान से दूसरी परिपाटी में उत्पन्न इस जघन्य संक्रम स्थान की अधिकता देखी जाती है. S2 minus S1 divided by विद्यात असंख्यात लोग divided by विद्यात. देखो आपको सिंपल करके बताती हूँ. पहले वाला S2 minus S1 ले लो. S2 माइनस S1 ले लो. S2 minus S1. देखो ये सत्कर्म प्रक्षेप कितना है? S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग, ये सत्कर्म, सुनो अभी, ये सत्कर्म प्रक्षेप हुआ है. अभी इसको भूल जाओ. सत्कर्म प्रक्षेप डिवाइडेड बाय विद्यात भागार इज इक्वल टू, अभी बोलो, दूसरे परिपाटी से जो है इज इक्वल टू T1 माइनस S1. ये T1 क्या था? S1 से असंख्यात भाग अधिक था, हमने देखा था. तो उसका डिफरेंस कितना है? तो यहाँ जो हमने सत्कर्म प्रक्षेप निकाला था, सत्कर्म प्रक्षेप को विद्यात भागार से भाग देना. जो कोई संख्या आएगी वो इन दोनों का डिफरेंस है.
यानी दोनों में S1 से T1 कितना ज्यादा है, तो सत्कर्म प्रक्षेप को विद्यात भागार से भाग दो इतना है। S2 माइनस S1 लिखा है हाँ और सत्कर्म प्रक्षेप है, हाँ इसकी जगह T2 माइनस T1 चलेगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ तो वैसे लिखा एक्चुअली। यहाँ क्या लिखा देखो, वहां के संक्रम स्थान विशेष, वहां का संक्रम स्थान यानी T2 माइनस T1 हो जाएगा यहाँ। अभी इसके लिए यहाँ ये इसको मिटा दो, पर हम उसके डिटेल में नहीं जाना है, सिंपल जितना हो उतना करना है कि सत्कर्म प्रक्षेप डिवाइडेड बाय विद्यात भागार इज इक्वल टू दोनों का, दोनों जघन्य का डिफरेंस। सत्कर्म प्रक्षेप डिवाइडेड बाय विद्यात भागार इज इक्वल टू दोनों का डिफरेंस यानी T1 माइनस S1। उतनी उसकी अधिकता देखी जाती है। पढ़े आगे क्या लिखना है कुछ, देखो हम ऐसा लिखा हमने, सत्कर्म प्रक्षेप इज इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय असंख्यात। ये सत्कर्म प्रक्षेप हुआ। अभी इसको ऐसे रखो, सत्कर्म प्रक्षेप को ही याद रखो। सत्कर्म प्रक्षेप डिवाइडेड बाय विद्यात भागार इज इक्वल टू दोनों जगह का डिफरेंस यानी T1 माइनस S1। ऐसा होता है, ऐसा करके मैं पढ़ रही हूँ वहां पर, सम्यक दृष्टि के प्रथम समय में प्रथम संक्रम स्थान परिपाटी के जघन्य संक्रम स्थान को यानी S1 को अवक्तव्य रूप से संक्रमाकर, क्या कहा, पहले समय में वो अवक्तव्य रूप से संक्रमाया था, दूसरे समय में दूसरी संक्रम स्थान परिपाटी के जघन्य संक्रम स्थान के संक्रमित करने पर T1 करने पर जघन्य वृद्धि होती है। तो हमने तो S1 से S2 देखा था, वो जघन्य वृद्धि हुई है। S1 से T1 देखा, ये सूक्ष्म है, क्योंकि हमने देखा था S2 और S1 के बीच में T1 उत्पन्न होता है। स्थूल रूप से क्या देखा था हमने, S1 से S2 हो गया तो जघन्य वृद्धि हुई। अब क्या कहे, ये T1 जो हुआ है वो S1 से असंख्यात भाग अधिक है और S2 से असंख्यात भाग कम है। तो अभी S2 और S1 में जो डिफरेंस था उसके बदले यहाँ कितना, अभी डिफरेंस कितना है, T1 और S1 में जितना डिफरेंस है वो जघन्य वृद्धि का हो गया। तो इसी के स्थान प्राप्त होगी जघन्य वृद्धि के, वो भी असंख्यात लोग का स्थान प्राप्त होने दो ना उसमें। अभी इसको जरा मैं सिंप्लीफाई करके ऐसा बताना चाहती हूँ, ये हम S2 रखेंगे फॉर द टाइम बेइंग, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग और डिवाइडेड बाय यहाँ विद्यात भागार V लिखेंगे। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस था ना उसको असंख्यात भाग करो तब इन दोनों का डिफरेंस आएगा। S1 और S2 और S1 में जितना डिफरेंस था उसको असंख्यात भाग दे दो, उतना T1 और S1 का डिफरेंस होगा, यानी उतना ये सूक्ष्म डिफरेंस होगा। यानी वहां का डिफरेंस बहुत बड़ा था। S2 और S1 का जो डिफरेंस था उसको असंख्यात लोग और विद्यात भागार दोनों से भाग दो तो T1 और S1 का डिफरेंस आ जाएगा।
S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोक इंटू विद्युत भागार। हाँ, उससे भी भाग देना है ना उसको। क्योंकि ये दोनों भागार, असंख्यात लोग भी भागार में जाएगा और विद्युत भागार भी भागार में जाएगा। वो सत्कर्म स्थान के लिए देना। ये तो हम केवल संक्रमण स्थान में देख रहे हैं। अभी देखो हमने S1 कैसा निकाला था। S1 फिर पहले पीछे चले जाओ। X पहले X डिवाइडेड बाय असंख्यात। देखो जहाँ हमने पहला जघन्य परिणाम से हमने भाग दिया था ना, हाँ, असंख्यात लोग का भाग दिया था और X असंख्यात लोग का भाग दिया था। और X को दिया जो हमने ओरिजिनल दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए उसमें वही वो S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग लिया था, परंतु वो X1 हमारा सत्कर्म स्थान है और S1 हमारा संक्रम स्थान है। ख्याल में है ना? तो वहां भी उसका असंख्यात लोग उसका भागार था। X1 इज इक्वल टू X डिवाइडेड बाय हाँ, इसीलिए ये जो इसी पेज पर ऊपर जो लिखा था ना, निकाल इसी पेज पर 402 पर पहली लाइन में विद्यात भागार को असंख्यात लोक के वर्ग को परस्पर गुणित कर उसका जघन्य सत्कर्म स्थान में भाग देने पर वहां जो लब्ध आवे उसे वहीं पर जघन्य सत्कर्म स्थान को प्रतिराशि कर मिला देने पर दूसरा सत्कर्म स्थान उत्पन्न यानी X2 उत्पन्न होता है। अभी यहाँ विद्यात भागार और असंख्यात लोग एक बार यहाँ लिखा ही हमने, वो X1 के लिए लिखा था, वही तो। अभी यहाँ पे और एक असंख्यात लोग ले लो, X को हम भाग दे रहे हैं, हम X को भाग दे रहे हैं और यहाँ आप संक्रम स्थान को देखिए। ये मिनिमम वाला था, वो पहली परिपाटी वाला था, उसमें पहली परिपाटी से S2 S1 वगैरह स्थान मिल रहे थे। वहाँ स्थूल अर्थ में देखा हमने S2 में से S1 माइनस करो और असंख्यात लोग का भाग दे दो, तो सत्कर्म प्रक्षेप आया था, सत्कर्म प्रक्षेप। और हमने वृद्धि का परिणाम कितना देखा था? इतना ही देखा था, S2 माइनस S1। अभी और सूक्ष्म अर्थ देखने जाओ तो जो दूसरी परिपाटी से जो ये हमने सत्कर्म में जो प्रक्षेप डाल के वहां का जो मिला है हमको, तो पहले समय में उसने S1 किया और दूसरे समय में T1 किया। पहला कौन सा लिया था? पहले समय में S1 करके दूसरे समय में S2 किया था। वहां का जो वृद्धि का प्रमाण था वो बड़ा था। अब यहाँ कितनी वृद्धि की? T1 इतनी की। वो T1 कहाँ है? S2 और S1 के बीच में है। कितना बीच में? ये उसका असंख्यात और भाग है और इसका असंख्यात से असंख्यात भाग ज्यादा है, तो इसलिए हमने T1 माइनस S1 कितना निकलता है। तो ये जो सत्कर्म प्रक्षेप है, जितना हमने सत्कर्म में बढ़ाया था उसको विद्यात भागार से भाग रहे थे, इतना है उसमें। S1 और S2 के बीच में T1 T2 T3 उत्पन्न हो रहे हैं। T1 उत्पन्न हुआ, T2 कहाँ है उसका विवाद पता नहीं होता है। T2 वहाँ आगे चला जाएगा, हाँ आगे चला जाएगा। S2 के बीच में T1 है। क्या उनकी बुद्धि ये सूक्ष्म बुद्धि है। वो तो ऊपर बताया, वो तो सत्कर्म स्थान उत्पन्न करने के लिए बताया था। सत्कर्म स्थान, यहाँ हम देख रहे हैं संक्रम स्थान। हमें सत्कर्म स्थान की बात नहीं लेनी। सत्कर्म स्थान के लिए 2 बार असंख्यात लोग ने उसके वर्ग से भाग दिया। हम सत्कर्म स्थान है, हम संक्रम स्थान की वृद्धि देख रहे हैं।
तो संक्रम स्थान की वृद्धि के लिए, जिसको हमने अभी T1 कहा है, दूसरी संक्रम स्थान की जो परिपाटी है, पहले समय में पहली परिपाटी का जगन्य हुआ, दूसरे समय में वो तो अवक्तव्य हो गया, दूसरे समय में दूसरी परिपाटी का जगन्य हुआ, यानी T1 हुआ। पहली परिपाटी का दूसरा नंबर नहीं लिया, S2 नहीं लिया, T1 लिया। तो ये जो T1 है वो S1 और S2 के बराबर बीच में, S1 का वो असंख्यात भाग ज्यादा है और S2 का असंख्यात भाग हीन है, इन बिटवीन। लेंगे तो वो हाँ, अभी S2 और T1 के बीच में है बनेगा। सो यहाँ पे S2 और S1 के बीच में आपका इसलिए दिया अभी तो ये परिपाटी पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे क्रम से। यानी ये S2 सूक्ष्म और S1 के बीच में असंख्यात लोक प्रमाण स्थान होंगे, उसमें जो मिनिमम वाला है वो जगन्य। जगन्य की बात हम T1 को ले रहे हैं ना। अब ये तो वृद्धि बताई उन्होंने, अब हानि की बात करें। हानि को पहले वो स्थान करके यहाँ लाएंगे। अब जगन्य हानि संक्रम के लाने की इच्छा होने पर प्रथम समय में अब क्या करेंगे, अब पहले समय में S2 करेंगे और दूसरे समय में T1 करेंगे। क्या करेंगे? पहले समय में S2 करेंगे, S2 करेंगे और दूसरे समय में T1 करेंगे। कम करना है ना, हाँ? T1 से S1, दूसरी परिपाटी वाली ओ बराबर, S1 मैंने S2 से T1 लाया, तो यहाँ तो और जगह नहीं ला सकते, T1 से S1 लाना। हमने S1 से T1 किया था, अब T1 से S1 पर लाना। जगन्य हानि वृद्धि के लिए क्या किया था? वृद्धि के लिए अपन S1 से T1 गए थे। हाँ, S1 से, क्योंकि हमने देखा था ना, ये S वाली 1, 2 ये परिपाटी और ये T1 वाली। पहले हमने क्या किया था, सूक्ष्म वृद्धि के लिए S1 से T1 पर गए थे। ये पहला समय, दूसरा समय। अब हमें हानि करनी है तो T1 से S1 पर ला। अभी हम पढ़ेंगे ना पहले। अब जगन्य हानि संक्रम के लाने की इच्छा होने पर प्रथम समय में दूसरी संक्रम स्थान परिपाटी के प्रथम संक्रम स्थान को संक्रमा कर वहां लिख दो T1। दूसरी संक्रम स्थान परिपाटी का पहला संक्रम स्थान यानी T1। दूसरे समय में प्रथम संक्रम स्थान परिपाटी के जगन्य संक्रम स्थान के संक्रमित करने पर S1 जगन्य हानि होती है, ऐसा कहना चाहिए। यानी पहले समय में T1 हुआ, दूसरे समय में S1 हुआ, जगन्य हानि। पुनः दूसरे समय में इस विधि से वृद्धि और हानि संबंधी अन्यतर परिणाम को प्राप्त होकर, यानी कोई भी परिणाम प्राप्त होकर क्या किया, हानि किया, किसी ने वृद्धि की, कितनी की, जगन्य में जगन्य की। पहले समय में अवक्तव्य, दूसरे समय में जगन्य वृद्धि या जगन्य हानि, और कहते तीसरे समय में आय और व्यय के कारण उतना ही संक्रम करने वाले जीव के। अभी व्यय में उसका परिणाम भी लेना है, कौन सी परिपाटी है, जो कुछ है वो सब कुछ है, उसकी चर्चा नहीं की। व्यय और आय समान है, इतनी बात थी, क्योंकि नए परमाणु संक्रमित होने के लिए अभी वो आवली पूर्व बंधे हुए वो इसमें ज्वाइन हो गए हैं, और उसका और व्यय का आय का समान परिणाम जितना दूसरे समय में था उतना ही संक्रमण तीसरे समय में है, तो उसको कहेंगे उतना ही संक्रमण करने वाले जीव के। जघन्य अवस्थान होता है, ये जो जघन्य अवस्थान होता है, जघन्य वृद्धि के बाद भी कहेंगे, जघन्य हानि की भी बात करेंगे, उतना का उतना होगा तो ऐसा जानना चाहिए। यह जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थान द्रव्य पहले प्ररूपणा में विषय किए गए जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थान द्रव्य से असंख्यात गुणाहीन होता है। पहले कौन सा हमने देखा था? हाँ, पहली प्ररूपणा में S2 - S1 था, और अभी यह कौन सा है? तो T1 - S1। हानि में उल्टा समझ लो। पहले क्या था? पहले S2 - S1 था, जो डिफरेंस था। S2 - S1 S2 S इसमें वो वृद्धि का था।
वृद्धि हानि दोनों में वही लिया था, हाँ वो डिफरेंस उतना था। अब कौन सा डिफरेंस ले रहे? T1 माइनस S1, ये डिफरेंस ले रहे। तो वो असंख्यात गुणाहीन होता है। असंख्यात लोग से भाग दिया था उसको हमने। इसका कारण सुगम है, इसलिए इसी के ग्रहण करने पर सबसे जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थान होते हैं, यह सिद्ध हुआ। पहले स्थूल बताया, वो समझते समझते पसीना छूटा, फिर सूक्ष्म बताया तो पसीना सूख गया है। वापिस आया नहीं, तीसरी परिपाटी में लिया। ये तो मिथ्यात्व की बात बताई, अब सम्यक प्रकृति की बात चले। सम्मतस्य चाहिए, सम्यक्तस्य हुआ है, सम्मतस्य डबल म प्राकृत में। सम्मतस्य जघन्या हानि कस्य, सम्यक्त्व की जघन्य हानि किसके होती है? जघन्य में जघन्य हानि की बात है। देखो सम्यक्त्व में हानि कब होती है? कितने काल तक? फिर जरा बोलने दो उनको, बोलो। वो तो केवल लास्ट कांडक में नहीं होती है, शुरू से पहले समय से लेकर, पहले समय में अवक्तव्य कहेंगे जब मिथ्यात्व में आया है, फिर अंतर्मूर्धक अधप्रवृत्त संक्रमण चला, उसके बाद उद्वेलना चला, लास्ट तक उद्वेलना होती गई। तो उद्वेलना का जो प्रमाण है वो कम होते गया का अधिक होते गया? हाँ? कम होते गया, क्योंकि परमाणु कम हो रहे हैं और उद्वेलना का भागार उतना का उतना रहेगा। लास्ट में जाके गुण संक्रमण होगा, वहां तो वृद्धि होगी, उसकी बात नहीं करनी है। तो यहाँ तो बताया नहीं, हमने पढ़ा भी नहीं है, ना आपने ना मैंने। तो उसकी जघन्य में जघन्य उसका जो कुछ हानि कब होती है उसकी बात, द्विचरम के अंतिम। हाँ, अब यहाँ क्या लिखा है देखेंगे। सम्यक्त्व की जघन्य हानि किसके होती है? सूत्र शिव में जो सम्मा इट्ठी तब पाओग जहन्न एण कम्मेण सागरो मय छावठ्ठियो गालिदून मिच्छत्तम गदो सव्व महंत उवेल्लन कालेन उवेल्य मानगस्य। पहले सम्यक दृष्टि में उसको रखा 2 सागर तक, फिर मिथ्यात्व में गया और अति दीर्घ उद्वेलना काल के साथ उद्वेलना की। जितने लंबे काल तक करता गया उतने परमाणु संक्रमित होने वाले कम हो गए। तस्य दुचरिमठि दिखंडयस्य चरिम समय जघन्य हानि। हमने तो ये बोला था ना कि द्विचरम कांडक का अंतिम समय, क्योंकि उसके बाद चरम कांडक में आता है तो गुण संक्रमण चालू होता है, वहां वृद्धि होती है। और यहाँ पर जो हानि होते 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 संक्रमण होने वाले परमाणु की संख्या यहाँ सबसे कम है। तो ये द्विचरम कांडक में द्विचरम समय से चरम समय तक आ गया, तो वहां उसकी जघन्य हानि। देखो अभी इसको पढ़ेंगे हिंदी में। जो सम्यक दृष्टि जीव तत्प्रायोग्य जघन्य कर्म के साथ, ये तत्प्रायोग्य ने जो हमने वो क्षपित कर्मांशुक विधि वगैरह जो कुछ है वो सब उसमें बता दें। ये यहाँ का विषय नहीं है, इसलिए उसको यानी तत्प्रायोग्य कह दिया। 2 सागर प्रमाण काल बिताकर, क्योंकि हमने पहले बहुत पढ़ा था ना, वो एकेंद्रीय में था, फिर वो तो कर्म स्थिति प्रमाण रहा, फिर असंख्यात बार सम्यक तो प्राप्त किया, असंख्यात बार विसंयोजना की, संयमा संयम किया, और इतनी बार उसने 8 बार संयम धारण किया, 4 बार दर्शन को क्षमा। ये सारा जो घटाने की जो विधि है वो सब करके आया है। और फिर 2 सागर प्रमाण काल बिताकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। सबसे बड़े उद्वेलना काल के द्वारा उद्वेलना करने वाले उस जीव के द्विचरम स्थिति कांडक के अंतिम समय में जघन्य हानि होती है। जघन्य ध हो रहा है, जघन्य स्वामित्व विधि से आकर, ये जघन्य स्वामित्व विधि बताई पहले। सम्यक्त्व को उत्पन्न कर तथा 2 सागर काल तक सम्यक्त्व का पालन कर, उसके अंत में परिणामवश मिथ्यात्व को प्राप्त होकर
ये कर्मों ने उसको मिथ्यात्व में लाए नहीं किए, परिणामवश। देखो 266 सागर काल कितना लंबा है और इतना सम्यक दृष्टि रहकर भी परिणामवश मिथ्यात्व में गए। दीर्घ उद्वेलना काल के द्वारा उद्वेलना करने वाले जीव के, और ये लंबा पल्ले का असंख्याता भाग काल के इसको सम्यक के बीच में प्राप्ति भी नहीं हुई। उस जीव के द्विचरम स्थिति कांडक की अंतिम फालिका अंगुल के असंख्यात वे भाग रूप प्रतिभाग के द्वारा, ये अंगुल का असंख्याता भाग क्यों लिया, उसको क्या कहते हैं, उद्वेलना भागार। उद्वेलना संक्रम होने से यह जगन्य स्वामित्व होता है, यह इस सूत्र का अर्थ है। द्विचरम स्थिति कांडक के द्विचरम फाली द्रव्य में से उसी की अंतिम फाली के द्रव्य के घटाने पर जो शेष बचे उतना यहाँ पर जगन्य हानि का प्रमाण है। क्या कहना चाहते हैं, द्विचरम कांडक की बात चल रही है, अंत से दूसरा कांडक, तो वहां पहली फाली, दूसरी फाली, तीसरी फाली, अब मान लेते 10 फाली हो गई, तो 9वीं फाली में जितना संक्रमण हुआ और उसी के 10वीं फाली में जितना संक्रमण होगा, तो 10वीं में कम होगा कि 9वीं में कम होगा, हाँ 10वीं में कम होगा। तो 9वीं में जितना था माइनस 10वीं में जितना हुआ है, दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ हानि का प्रमाण है, ये जघन्य हानि है। द्विचरम फाली माइनस चरम फाली संक्रमित होने का प्रमाण, उसमें जो डिफरेंस है वो जघन्य हानि का प्रमाण है। ये हानि बताई। तो कहते तस्सेव से काले जघन्या बढ़ी, उसी के अनंतर समय में जघन्य वृद्धि होती है जो जघन्य हानि का स्वामी है। ये द्विचरम फाली से चरम फाली में आया, कौन सा, द्विचरम स्थिति कांडक का या उद्वेलना वाला कांडक का, द्विचरम कांडक का चरम फाली में आया। उसके बाद वो क्या करेगा, गुण संक्रमण शुरू करेगा। पहला समय गुण संक्रमण का पहला समय, वहां उसकी वृद्धि हो रही है, अब तक उसकी वृद्धि कहीं पर नहीं थी। दूसरे समय में क्या होगा, उससे भी असंख्यात गुणा संक्रमण होगा। तीसरे समय में उससे भी असंख्यात गुणा संक्रमण, यानी यहाँ से वृद्धि वो बढ़ती चली जाएगी। तो जघन्य में जघन्य वृद्धि कब होगी, पहले समय में, क्योंकि असंख्यात गुणित क्रम से चलेगा भी अंतर्मुहूर्त तक। यहाँ कहते हैं जो जघन्य हानि का स्वामी है उसी के तदनंतर समय में, तदनंतर समय ने अंतिम कांडक का पहला समय जघन्य वृद्धि होती है। क्योंकि वहां पर जघन्यपने के अविरोधी पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण भागार रूप गुण संक्रम रूप से परिणत होने पर जघन्य वृद्धि की उपलब्धि होती है। दोनों प का श हो गया है, परिणत होने पर और उपलब्धि। ये तो जघन्य हानि और जघन्य वृद्धि बता दी। जघन्य हानि द्विचरम कांडक का अंतिम समय और जघन्य वृद्धि चरम कांडक का पहला समय। उसके पूर्व में वो क्षपित कर्मावशिक सब विधि बता दी, 266 सागर वगैरह सब उसमें बता दिया। एवं सम्माम इच्छतस्वी, इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व के भी जघन्य स्वामित्व की प्ररूपणा करनी चाहिए। जिस प्रकार सम्यक्त्व के स्वामित्व की 2 प्रकार की प्ररूपणा की है, 2 प्रकार के नहीं, जघन्य हानि और जघन्य वृद्धि के लिए, उसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व की भी करनी चाहिए। मिथ्यात्व 2 हो गए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है, किंतु इतनी विशेषता है
के जघन्य वृद्धि के स्वामित्व का कथन करते समय द्विचरम उद्वेलना कांडक की अंतिम फाली को उद्वेलना भागार के द्वारा संक्रमा कर अनंतर अगले समय में सम्यक्त्व को उत्पन्न कर विद्या संक्रम के द्वारा संक्रम करने वाले जीव के जघन्य वृद्धि जाननी चाहिए। देखो क्या कहना चाहते हैं। ये जो हमने देखा था सम्यक प्रकृति में क्या देखा था, द्विचरम कांडक की अंतिम फाली, तो सेकंड लास्ट फाली से अंतिम आया तो जघन्य हानि हुई। फिर वो गुण संक्रमण के द्वारा अंतिम कांडक पे पहुंचा, पहले फाली खिराई उसने, तो उसकी जघन्य वृद्धि हुई। अब हानि के लिए तो ऐसा ही लेना कि उद्वेलना के द्विचरम कांडक के अंतिम फाली तक आया तो उसकी हानि हुई जघन्य। अब वहां गुण संक्रमण नहीं कराना, उसके बदले उसको अंतिम कांडक अभी बाकी है ना, तो पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण निषेध भी बाकी है। अभी उसको वेदक नहीं, औपशमिक। वेदक तो सागर तक ही वेदक हो सकता है, सागर से नीचे है तो उसके वहाँ सत्ता है, इसलिए पहले समय में विद्या संक्रमण होगा और दूसरे समय से गुण संक्रमण चालू होगा, इसलिए पहला समय। फिर भी वहाँ उद्वेलना का अंतिम समय था ये, और यहाँ विद्यार्थ का एक समय हो गया है, यहाँ पर जघन्य वृद्धि है, यानी गुण संक्रमण के बदले उसका विद्यार्थ किया, ये डिफरेंस है। लेकिन विज्ञान का भागा गुण संक्रमण से बड़ा है, बिल्कुल, इसलिए यहाँ पर देखो यहाँ उसका कारण बता रहे हैं। स्वामी कौन सा लिया समझ में है ना? अंतिम कांडक में प्रवेश करता तो गुण संक्रमण हो जाता, वृद्धि तो वहां पर भी होती, हाँ, परंतु हमें जघन्य वृद्धि करानी है, तो हमने विद्या भागार यानी विद्या संक्रमण कराया। एक समय के लिए तो विद्या संक्रमण है, औपशमिक सम्यक तो प्राप्त होता है, इसकी सत्ता थी इसलिए पहले समय में विद्या संक्रमण होता है। यदि सत्ता नहीं होती तो डायरेक्ट उसका पहले समय में कुछ नहीं होता, दूसरे समय में गुण संक्रमण चालू हो जाता है। अवक्तव्य कहते हैं उसको, यहाँ अवक्तव्य वाला बीच में है ही नहीं है, क्योंकि अभी पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण निषेध है, जो अंतिम कांडक के योग्य इतनी सत्ता पड़ी है उसकी, इसलिए अभी वो सम्यक तो प्राप्त किया उसने, किया तो औपशमिक ही किया, क्योंकि इतने कम के साथ उसको औपशमिक ही करना पड़ेगा। जब सत्ता सागर या पृथक्त्व सागर इतनी हो जाती है सम्यक मिथ्यात्व की, तो उसको सम्यक तो होगा तो औपशमिक सम्यक तो ही होगा, प्रथम औपशमिक। तो अभी सत्ता में कितना है, पल्ले का असंख्यात भाग प्रमाण निषेध पड़े हैं, अभी उसने औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया, तो पहले समय में क्या हुआ, मिथ्यात्व से और नवे सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति तैयार हुई, यानी वहां का उपशम सम्यक्त्व के कारण होने वाला गुण संक्रमण पहले समय में नहीं होगा, परंतु पूर्व में जो सत्ता में पड़ी है, सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता पड़ी है, उसके कारण उसका संक्रमण होगा वहां पर। उसके तो परमाणु कम होते आए हैं, फिर भी उसका विद्या संक्रमण होगा। पहले उद्वेलना संक्रमण हो रहा था तो विद्या संक्रमण ज्यादा है, गुण संक्रमण होता तो बहुत वृद्धि होती, और यहाँ विद्या संक्रमण हो गया इसलिए कम से कम वृद्धि हुई। उद्वेलना संक्रमण के अंतिम पॉइंट से विद्या संक्रमण हुआ तो उसकी जघन्य वृद्धि है, और ये भी उसकी सत्ता में परमाणु इतने कम हुए थे ना, उसमें से कितने संक्रमित हो गए, फिर भी वृद्धि तो है, वो जघन्य में जघन्य वृद्धि है। क्योंकि वाला कल पड़ेगा, इसी को दोबारा ले लेंगे शुरू से। जानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नभो सदा देत दोषी से नमो नित्यानंद नमो सिद्धानंद नमो आयनम नमो विद्यानंद